एक दफ़ा दोबारा देखते हैं। मैक्रो के ऊपर मैंने यहाँ पे लिस्ट ऑफ मैक्रोज आती है, जब मैक्रोज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है माई फर्स्ट मैक्रो। ठीक है, मैं इसको रन करूंगा और वो वही स्टेप्स परफॉर्म करना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि वो चार्ट क्योंकि मैंने बनाया है तो चार्ट के नाम मुझे अपडेट करने पड़ते हैं। चार्ट 2 से अब वो चार्ट 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बाय डिफॉल्ट जो चार्ट बनता है उसका नाम इंक्रीमेंट होता जाता है। अच्छा जी, ये हो गया और मेरा चार्ट बन गया। ठीक है जी, तो लिस्ट भी बन गई और चार्ट भी बन गया। ठीक है, और अगर मैं देखना चाहूँ कि ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअली वही स्टेप्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो मैं इसको कहता हूँ यहाँ से स्टेप इनटू। ठीक है, और अब वो कीबोर्ड के ऊपर F8 का अगर मैं बटन दबाता हूँ तो वो मेरे दोनों को साइड बाय साइड चलाते हैं ताकि हमें पता लगे कि हो क्या रहा है। ठीक है, अब ये मैंने स्टेप इनटू पे क्लिक किया तो वो स्टेप्स सारे आ गए। जिस तरह यहाँ पर ऊपर मेरे पास एक लिस्ट आ रही थी जो जो एक्शंस मैं परफॉर्म कर रहा था, उसी तरह जो एक्शंस मैंने परफॉर्म किए हैं एक्चुअली एक्सेल ने अपनी ज़बान के अंदर उनको रिकॉर्ड कर लिया है कि क्या क्या करना है। ठीक है, और अब जब मैंने स्टेप इनटू पे क्लिक किया तो वो एक एक स्टेप करके मुझे बताएगा कि अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। और नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए मैं F8 का बटन दबाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, कीबोर्ड के ऊपर तो मैं F8 प्रेस करता हूं तो रेंज A1 डॉट सेलेक्ट, यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, रेंज A1 डॉट सेलेक्ट। तो उसने A1 को सिलेक्ट कर लिया, पहले कुछ और सिलेक्टेड था। अब नेक्स्ट वो क्या करने लगा है, एक्टिव सेल डॉट फॉर्मूला R1C1 इज इक्वल टू 1, यानी कि इससे रफली मुझे आइडिया होता है। अब ये R1C1 क्या है आई डोंट नो। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी पढ़ के मुझे ये पता लगता है कि एक्टिव सेल का फॉर्मूला सेट होने लगा है किसके बराबर, 1 के बराबर। ठीक है, और मैं दोबारा F8 प्रेस करता हूं तो वहां पे देखें तो फॉर्मूला सेट हो गया है। ठीक है, इसी तरह अब वो क्या कर रहा है, रेंज A2 डॉट सेलेक्ट। ठीक है, तो अब क्या करने लगा है, A2 को सिलेक्ट करने लगा है। मैं F8 प्रेस करता हूं तो देखें तो A2 सिलेक्ट हो गई है और अब A2 का फॉर्मूला सेट होने लगा है इक्वल टू 2। ठीक है, तो वो 2 सेट हो गया। अब A1 से A2 दोनों सेल सिलेक्ट होने लगे हैं। ठीक है, तो अब देखें दोनों सेल सिलेक्ट हो गए और सिलेक्शन से आगे ऑटोफिल होने लगा है A1 से लेकर A20 तक। ठीक है, तो वो प्रेस करता हूं तो 20 तक ऑटोफिल हो गया और अब वो पूरा 20 तक के सेल्स सेलेक्ट होने लगे हैं और अब वो एक नया चार्ट ऐड करने लगा है। ठीक है, जब नया चार्ट आप ऐड करते हैं तो उसका आपने डाटा सोर्स सेट करना है कि डाटा कहां पे पड़ा हुआ है, तो वो उसको सेट कर रहा है कि A1 से लेकर A20 तक का रीजन सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो वो ऑलरेडी सिलेक्टेड था तो क्योंकि डाटा सिलेक्टेड था इस वजह से खुद ब खुद हो गया था। ठीक है, अब वो चार्ट 3, अब एक्चुअली इसका नाम क्या हो चुका है, चार्ट 4 नया चार्ट है चूंकि ये। ठीक है, तो इनको मैं अपडेट कर देता हूं, चार्ट 4 और कोई है। अब असूली तौर पर यहाँ पर मतलब ये कह लें कि जो मैक्रो रिकॉर्डर है उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। मिसाल के तौर पे उसने जो चार्ट वहाँ पे उस वक्त मौजूद था उसका नाम वहाँ पे सेट कर दिया है। ठीक है, तो इस कोड को मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस चीज़ को अकोमोडेट करना पड़ेगा कि हर दफ़ा मुझे नाम यहाँ पे एंटर ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली कोई नाम स्पेसिफाई हो जाए। लेकिन वो कोड को कैसे मॉडिफाई करना है उसके ऊपर अभी हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि फिर वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एक्सेल एक चार्ट ऐड करता है, यानी कि जब मैं ऐड चार्ट की ऑप्शन वहां पे सिलेक्ट करता हूं तो ऑटोमेटिकली नए चार्ट को वो एक नया नाम दे देता है। ठीक है, यानी कि वो जब मैंने चार्ट डिलीट किया है तो उसका वो काउंटर रीसेट नहीं होता कि चार्ट 1 खत्म हो गया, वापस अब नए सिरे से जो चार्ट बनेगा उसको नाम चार्ट 1 दे दें। ठीक है, तो वो काउंटर एक तरह से रीसेट नहीं होता, तो उसकी वजह से मजबूरन हर नए चार्ट का नाम चार्ट 1, चार्ट 2, चार्ट 3, चार्ट 4 जो भी चार्ट ऐड करते जाएंगे उनके नाम इस तरह से चलते जाएंगे जब तक मैं एक्सेल को बंद करके नए सिरे से नहीं चलाता। ठीक है, तो उसकी वजह से मुझे यहाँ पर मैनुअली चार्ट का नाम मेंशन करना पड़ रहा है। ये मैक्रो रिकॉर्डर की एक लिमिट है, अभी हम उसकी बात करते हैं कि मैक्रो रिकॉर्डर की और कौन कौन सी लिमिट्स हैं। तो ये एक उसकी लिमिट है कि वो नाम ऑटोमेटिकली स्पेसिफाई नहीं कर सकता। असूली तौर पर जब यहाँ पर मैं चार्ट ऐड कर रहा हूँ
तो मुझे यहाँ पर इसका एक नाम देना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो कैसे देते हैं वो जरा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इस लेक्चर में हम वो नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नाम स्पेसिफाई कर दूंगा, फिर उस नाम को एज ए वेरिएबल लेके चलूंगा, तो फिर ऑटोमेटिकली हर दफा हो जाया करेगा, ठीक है। अब ये वजह है कि आपको सिर्फ मैक्रो रिकॉर्डर के ऊपर डिपेंड नहीं करना, आप थोड़ी सी आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। अब देखें तो यहाँ पर ये ज्यादातर अंग्रेजी ही लिखी हुई है, देख के कुछ समझ आती है, रफ आइडिया होता है बंदे को कि यहाँ पर क्या कर रहा है वो कमांड, ठीक है जी। तो मैं दोबारा F8 प्रेस करता हूं, अब चार्ट 4 उसने बना लिया, और अब यहाँ पे क्या है, एक्टिव शीट डॉट शेप्स चार्ट 4, यानी कि चार्ट 4 वाली जो शेप है उसकी स्केल हाइट, यानी कि उसकी हाइट को वो मॉडिफाई करने लगा है, ठीक है। अब यहाँ पर नजर रखें, मैं F8 प्रेस करूंगा, ठीक है। तो F8 प्रेस किया तो उसकी हाइट मॉडिफाई हो गई, अब वो उसकी विड्थ को मॉडिफाई करने लगा है, ठीक है। अब विड्थ भी मॉडिफाई हो गई, ठीक है। उसके टाइटल को सिलेक्ट करने लगा है, टाइटल सिलेक्ट हो गया। अब टाइटल का टेक्स्ट मॉडिफाई होने लगा है, और वो ये लाइन लिखी हुई आएगी, ए सिंपल लाइन ग्राफ, तो वो लिखी हुई आ गई, ठीक है। अब उसकी कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज होने लगी है, ठीक है। वो को खास उसको फर्क नहीं पड़ा है, मतलब कि ये उसकी डिफॉल्ट ऑलरेडी वही चीज़ें सेट थी। एक्सेल मतलब कि मैक्रो रिकॉर्डर ने कुछ गैर ज़रूरी चीज़ें उसमें शामिल कर दी हैं, जिनसे उसको फ़र्क होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर वही मज़ीद कुछ फॉर्मेटिंग चेंज हो रही है, वो सारी लाइंस ऑलरेडी हुई हैं अप्लाई, इस वजह से वो मतलब कि आपको फ़र्क होता हुआ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं ये दोनों चीज़ें डिलीट भी कर दूँ तो कोई ख़ास फ़र्क मेरे डाटा के ऊपर नहीं होगा। अब दोबारा से चार्ट एरिया सारा सिलेक्ट हो गया, अब चार्ट की दोबारा हाइट सेट होने लगी है, ठीक है। फिर रेंज Q9 के ऊपर मैंने क्लिक किया था गैर ज़रूरी तौर पे, तो वहाँ पे क्लिक हुआ, फिर ये Q9 में मैं आ गया, ठीक है। चार्ट 4 वापस एक्टिवेट करना है, तो वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। और अब उसके स्टाइल स्पेसिफाई, वो जो इधर उधर मैं क्लिक कर रहा था वो सारे स्टाइल्स बारी बारी सेट हो रहे हैं, ठीक है। जितनी दफ़ा मैंने गलत क्लिक किया वो सारे स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है जी। और अल्टीमेटली हमारा फाइनल स्टाइल ये वाला था, और वो हो गया और अप्लाई हो गया। इसके बाद चार्ट एरिया कॉपी तक उसने किया, लेकिन उसको चार्ट 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फिर देखें एरर आ रहा है, ठीक है। नाम जब तक मैच नहीं करेगा तब तक यही मसला रहेगा, ठीक है जी। तो अब वो उसको कॉपी करें। अब नॉर्मली जब कोई यूज़र इसको चलाएगा तो उसको जब पहली दफ़ा में ही एरर आ जाएगा तो वो कहेगा नहीं जी मैक्रो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैक्रो एक्चुअली काम कर रहा है, उसको कोड को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, उसको मॉडिफाई करके फिर उसके मुताबिक हम उसे चला सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मैक्रो रिकॉर्डर ने जिस तरह वहां पर अंडू की लिस्ट के अंदर स्टेप्स रिकॉर्ड कर रहा था, तो जो जो एक्शन हम परफॉर्म कर रहे होते हैं वो सारे एक्शंस मैक्रो रिकॉर्डर ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करता जाता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और अब ये वाली लैंग्वेज थोड़ी सी टेक्निकल है, इस लैंग्वेज को हम कहते हैं विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस, शॉर्ट में इसको VBA कहते हैं, ठीक है। और ये जो विंडो आपको यहाँ पर नजर आ रही है ये VBA एडिटर है, ठीक है। विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस एडिटर है। विजुअल बेसिक माइक्रोसॉफ्ट की अपनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बने हुए होते हैं, और इसी एडिटर को अगर आप खोलना चाहें तो आप यहाँ से विजुअल बेसिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो भी यही विंडो खुल जाती है, ठीक है। और इसके अंदर ये कोड लिखा हुआ आपको नजर आता है। अब ये कोड बड़ी हद तक मैच करता है अंग्रेजी के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो कुछ फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, समझ लें, और इन फॉर्मूलाज या इन लाइंस का एक स्पेसिफिक पैटर्न सेट हुआ हुआ है, जो अभी देखने में हमें जिब्रिश लगती है, लेकिन जो हम बारी बारी इसके ऊपर काम करेंगे तो हम देखेंगे कि ये इतना भी मुश्किल या इम्पॉसिबल नहीं है इसको समझना, ठीक है। अच्छा,